आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पढ़ेंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस वीडियो देखने के बाद ये आपको लर्न हो जाएंगे विद आर्टिकल नंबर। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है क्या। देखो, ये कुछ गाइडलाइंस हैं या फिर आप इनको डायरेक्शंस बोल लो या फिर आप इनको एडवाइस बोल लो। क्लियर है? ये कुछ गाइडलाइंस है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। किसको दी हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है पॉलिसी मेकर्स को, हमारी कंट्री के पॉलिसी मेकर्स को। कौन है पॉलिसी मेकर्स? दैट इज गवर्नमेंट। ये कुछ एडवाइसेस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिसी मेकर्स को दी हैं कि जब आप कभी क्या बनाओ, लॉ बनाओ, जब पॉलिसी बनाओ, तो आप जो बातें डीपीएसपी में लिखी गई हैं उनका यूज़ करो, उनको फॉलो करो। ठीक है? तो ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जो भी बातें लिखी गई हैं, उनका उनको फॉलो करना है जब पॉलिसी मेकर्स कोई पॉलिसी या लॉ बनाते हैं। क्लियर है? काम इसका यही है। देखो, इसका एम यही है, डीपीएसपी का एम यही है कि जस्टिस प्रोवाइड करना, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना कंट्री में हर एक पीपल को। क्लियर है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये अफर्मेटिव डायरेक्शंस है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शंस है गवर्नमेंट को कि जब वो कोई लॉ बनाती है तो इन चीज़ों का यूज़ करे और वेलफेयर स्टेट बनाए। कैसी स्टेट बनाए? वेलफेयर, वेलफेयर कंट्री बनाए। वैसे डीपीएसपी जो है वो सब ऑर्डिनेट नहीं है फंडामेंटल राइट्स के। देखो, जो डीपीएसपी जो है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है ना, ये एडवाइस है, ये डायरेक्शंस है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब इनका अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट मूव नहीं कर सकते। जो आसान भाषा में बोलूँ, ये नॉन जस्टिकेबल है, ये नॉन एनफोर्सेबल है, फोर्सेबल नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये गाइड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, गाइडलाइंस है, डायरेक्शन एडवाइस है। क्लियर है? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया डीपीएसपी है क्या। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, यह बात आपको याद रखनी है। पूछा जाएगा जो डीपीएसपी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं? दैट इज पार्ट 4 में आते हैं। कहाँ से बारो की है हमने? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आयरलैंड से बारो की है। कहाँ से बारो की है हमने? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की है। नॉन जस्टिकेबल है, आपको ऑलरेडी बोला। और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन तक है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी आते हैं। अब हम आर्टिकल वाइज इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे। फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल था मेरा आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना, शानदार वीडियो होने वाली है, आपको सब आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। मैंने आपको जब फर्स्ट आर्टिकल करवाया था, मैंने आपको बोला था पहला आर्टिकल ही बात किसकी करेगा? डिफाइन करेगा स्टेट को। फंडामेंटल राइट्स में भी फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 12, स्टेट को डिफाइन करता है। वैसे ही डीपीएसपी में भी, जो हमारे डीपीएसपी हैं उनमें भी जो फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 36, आर्टिकल नंबर 36 ये भी डिफाइन करता है स्टेट को। जो बात आर्टिकल 12 में लिखी गई थी वही बात आर्टिकल 36 में भी लिखी गई है। मतलब आर्टिकल 12 में भी स्टेट को डिफाइन किया गया, आर्टिकल आर्टिकल 36 में भी स्टेट को डिफाइन किया गया। क्लियर है? तो स्टेट का क्या मतलब, स्टेट का क्या मतलब है? तो स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। क्लियर है? सिंपल, गवर्नमेंट। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। क्लियर है? वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। जब भी मैंने कहा ना आपको, ये जो ये हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडवाइस करता है, जो डायरेक्शन देता है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, किसको? पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को, कि जब वो कोई लॉ बनाए तो वो डीपीएसपी का यूज़ करें, उनको फॉलो करें। क्लियर है? तो गवर्नमेंट यही है, ये वही स्टेट, गवर्नमेंट को स्टेट बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? मतलब स्टेट को फॉलो करने के लिए बोल रहा है, या फिर हम बोलेंगे गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। तो स्टेट है क्या? तो उसको डिफाइन किया गया। समझ आ रही है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि आप डीपीएसपी को फॉलो करो।
किसको बोल रहा है? स्टेट को बोल रहा है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को बोल रहा है। क्लियर है? तो स्टेट को ही उसी गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया यहाँ पे। आई थिंक आर्टिकल 36 क्लियर होगा आपको। अब आर्टिकल 37 है, वही बात मैंने आपको ऑलरेडी बोली थी। जो डीपीएसपी हैं, जो डीपीएसपी हैं, ये नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब जस्टिकेबल नहीं है। मतलब इनका वायलेशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं ना, लेकिन इनका वायलेशन होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं। समझ आया? लेकिन ये फंडामेंटल मतलब बेसिक है गवर्नेंस में, कंट्री की गवर्नेंस में ये बेसिक है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि नॉट एनफोर्सेबल है, इट इज़ नॉन जस्टिकेबल है। समझ आया? और और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एप्लीकेशन है बताता है, एप्लीकेशन बताता है डीपीएसपी की, आर्टिकल 37। क्लियर? आप सिंपल ही है। आर्टिकल 37 में क्वेश्चन स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के जो एप्लीकेशन है उनके यूसेज हैं वो आर्टिकल 37 बताता है। मतलब ये वही आर्टिकल 37 भी बताता है कि इसमें है क्या, इसमें जो मेन काम है स्टेट को वेलफेयर करना है, स्टेट को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है लोगों को, आर्टिकल 37 में लिखा गया। मतलब एप्लीकेशन जो है, मतलब एम क्या है डीपीएसपी का, वो आर्टिकल 37 में ही लिखा गया है। पहली बात आर्टिकल 37 में लिखी गई है कि ये नॉन जस्टिकेबल है, तो दूसरी बात लिखी गई है कि इसका एप्लीकेशन दैट इज का यूज़ क्या है डीपीएसपी का यूज़, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, कॉमन पीपल को, सबको। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 38। देखो, अब आर्टिकल 38 ये किसकी बात करेगा? ये भाई वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखो यहाँ से आपको ट्रिक याद करनी है। देखो पहली तो बात है थी आर्टिकल 36 और 37, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये आपको याद रहेंगी। 36 स्टेट के बारे में बात करता है और 37 ये बात करता है कि ये नॉन अनफोर्सेबल है। अब आएंगी थोड़ी बहुती हम ट्रिक्स यूज़ करके इनको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो एक आर्टिकल 30, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ वर्ड वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर। क्लियर है? वेलफेयर, सॉरी ई डालना भूल गया, वेलफेयर। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है? ये कहता है प्रमोट करो वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है। ये बोल रहा है कि स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको लोगों का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है उनको। क्लियर है? तो मतलब लोगों का वेलफेयर करना है, इजी टर्म में बोलूँ तो। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? लोगों का लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट लाइवलीहुड होना चाहिए। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ होनी चाहिए वर्कर की, चिल्ड्रन को एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ये सब स्टेट की ड्यूटी है जो उनको करनी है। क्लियर है? तो देखो पहले आप टिक से याद कर लो, वेलफेयर में देखो, वेलफेयर में पूरा वर्ड ही वेलफेयर आ रहा है। ये है आर्टिकल 38, आर्टिकल 38। अब 38 के बीच में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, देखो WE से याद कर लो वेलफेयर, WE से वेलफेयर। आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करता है। और एल में आ गया लाइवलीहुड, एल से क्या आ गया? लाइवलीहुड। एफ से आ गया फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ए से आ गया एवॉइड कंसंट्रेशन, एवॉइड कंसंट्रेशन। आर से आ गया राइट बैलेंस, राइट बैलेंस। ई से आ गया एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। समझाता हूँ मैं आपको एक एक करके इन वर्ड्स के मीनिंग। देखो पहले का मतलब ही यही है कि जो जो लिवलीहुड है वो प्रोवाइड करना। क्लियर है? मतलब सबको इतना होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए ताकि वो भूखे ना सोए, भर पेट रात को वो सो सकते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात बोलती है ये कि जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, बस सब उसका यूज़ कर पाए। तीसरी बात बोलते हैं कि वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी के पास कंट्री की मैक्सिमम वेल्थ है, मैक्सिमम पैसा है, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब सिंपली होता है ना, मेल और फीमेल को इक्वल पे मिलनी चाहिए, जो इतना काम कर रहे हैं दोनों को बराबर का, जैसे कोई लेबर का काम करती है औरतें, उनको भी उतनी ही लेबर मिलती है, उतनी ही दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलती है जितनी मेल को मिलती है। अगला है जो वर्कर्स मैन है, जो वुमेन है, वो काम करते हैं
तो उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है। और चिल्ड्रन को एक्सप्लोइटेशन नहीं होनी चाहिए, उनको फैक्ट्रीज वगैरह में, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, उनको फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करवाना, उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्लियर है? ये कुछ बातें आर्टिकल 39 में लिखी गई हैं, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 ए, ये बात करता है फ्री लीगल एड की। देखो कुछ लोग पुअर होते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि जो पुअर हैं तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक रखा हुआ है, दैट इज आर्टिकल 39 है, फ्री लीगल एड। मतलब जो लोग पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, जो कुछ लोग डिसेबल हैं, उनकी उनकी स्टेट को हेल्प करनी है कि वो अब जस्टिस ले पाएँ। जैसे वो उनको फ्री लॉयर प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो इस तरह से फ्री लीगल एड दी जाती है, फ्री लीगल हेल्प मिलती है उनको, फ्री लीगल हेल्प, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है? तो आर्टिकल 38, 39, 39 ए, ये आपको यहीं पे याद रखना है। अब ये याद रखते हो, देखो आर्टिकल 39 ए में कुछ आर्टिकल्स हैं जो बताऊंगा। आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 48 ए, ये तीन आर्टिकल जो है ना, ये तीन आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए हैं। ठीक है? 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुई थी, उसमें ये तीन आर्टिकल ऐड किए गए हैं, आर्टिकल 39 ए, 43 ए, 48 ए, ऐसा रख सकते हो। 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है। क्लियर? 4 का गैप है, 5 का गैप, 39 ए, 43 ए, 48 ए। तो 39 ए बात करता है फ्री लीगल एड की, 39 आपको बताया मैंने, 38 भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो देखो आर्टिकल 39 में ये भी इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 40 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करता है विलेज की, दैट इज विलेज पंचायत की, जो गांधी जी का सपना था। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। मतलब विलेज पंचायत की बात करता है कि हर एक स्टेट में विलेज पंचायत का पंचायत होनी चाहिए। हर एक, मतलब लो लेवल पे भी पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट की। क्लियर है? तो स्टेट शैल टेक स्टेप्स, स्टेट को करना क्या है, ऑर्गेनाइज करनी है विलेज पंचायत, और सेल्फ गवर्नेंस की पावर होनी चाहिए, मतलब एक कॉमन हाथ में भी पावर आए। देखो याद कैसे करोगे, 40, दैट इज 40। देखो चौराहा, हम बोलते हैं चौराहा, चौराहा जहाँ पे चार रास्ते होते हैं, जहाँ चार चार रास्ते होते हैं, चौराहा होता है जहाँ पे भी, तो वहाँ पे मैक्सिमम देखना लोग खड़े ही होते हैं, कुछ ना कुछ आपको लोग चौराहे पे खड़े मिलते ही मिलते हैं। तो हम बोलते हैं ना पंचायत लगा के बैठे हैं ये लोग, चौराहे में खड़े रहते हैं 24 घंटे, ये पंचायत लगा के बैठते हैं। तो याद सकते हो चौराहा, और चौराहा रास्ता भी ऐसे सर्कल सा होता है, गोल सा होता है, इधर भी रास्ता जा रहा होता है, इधर भी रास्ता जा रहा होता है, इधर भी चौराहा सा होता है, ऐसे याद रखोगे। चार लोग चौराहे, 40 से आप याद रखोगे विलेज पंचायत। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट को अपने विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवानी है। आर्टिकल 14(1), आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क की, एजुकेशन की, पब्लिक असिस्टेंस। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई ओल्ड एज है, कोई किसी को सिकनेस है, कोई डिसेबिलिटी है, तो उनको पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 41 इसकी बात करता है। आप याद कैसे करोगे, देखो सिंपल एक वर्ड याद रख लो आप, DOSC, डोज, और डब्ल्यू। ठीक है? डोज, डब्ल्यू। देखो डी से याद रखोगे डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, ओ से ओल्ड एज, एस से सिकनेस, और ई से याद रखो अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवर्ड डोज। क्लियर है? डिसेबिलिटी है, कोई कोई ओल्ड एज है, लोग देते हैं ना, गवर्नमेंट देती है ना, पेंशन देती है बूढ़े लोगों को, डिसेबल लोगों को, या कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती उस लोगों को, अनएम्प्लॉयड को, तो ये पब्लिक सिस्टम प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो इससे याद रखो डोज से, ये सब बातें इसमें आ रही है। और डब्ल्यू से राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, ई से आप एजुकेशन भी याद रखोगे, डब्ल्यू से राइट टू वर्क। क्लियर है? तो ये सब बातें लिखी हैं आर्टिकल 41 में, इसमें आर्टिकल 41 में डोज डब्ल्यू से याद रख लोगे। क्लियर है? तो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इन सब की आर्टिकल 41 में बात की गई है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। देखो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बड़ी बड़ी बात की गई है। हमारा आर्टिकल 21 ए, फंडामेंटल राइट आता है हमारा 21 ए, वहाँ पे भी राइट टू एजुकेशन की बात की है। अभी आपने 41 में भी राइट टू एजुकेशन की बात देख ली। अब आगे आप आर्टिकल पढ़ोगे 45। ठीक है? आर्टिकल नंबर 45, वहाँ पे भी आप एजुकेशन की बात करोगे, राइट टू एजुकेशन की बात करोगे। क्लियर है? और आप फंडामेंटल ड्यूटीज जब पढ़ोगे, उसमें भी आप जो आपकी 11th नंबर वाली फंडामेंटल ड्यूटी होगी, वहाँ पे भी आप राइट टू एजुकेशन की बात करोगे। क्लियर? तो ये राइट टू एजुकेशन बड़ी बड़ी आता है, तो आप याद रखना कहाँ कहाँ आ रहा है।
21A में, 41 में, 45 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज जब आप पढ़ते हो दैट इज 51A, दैट इज 51A जब पढ़ोगे उसका 11 पॉइंट है उसमें बात करेगा। क्लियर है? 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें बात करेगा राइट टू एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन की। क्लियर है? अब देखो, देखो आपको मैंने ट्रिक की ऐसे यूज़ किया, डोज। डोज मतलब किसकी डोज हो सकती है, कोई दवाई की डोज हो सकती है, मेडिसिन की डोज हो सकती है किसी को, इस तरह याद रखोगे। डोज डब्ल्यू से वुमन याद रख सकते हो, मतलब एक ही ट्रिक आपको अलग अलग जगह यूज़ होगी। देखो आर्टिकल 42 क्या बोलता है, 42 बात करता है ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करनी है, जो भी वर्कर्स हैं उनको ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करनी है जहाँ पे वो काम कर सकें। और मैटरनिटी लीव, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो पूछते हैं आपसे मैटरनिटी जो रिलीफ होता है वो आर्टिकल किस आर्टिकल में आता है, 42 किस में, आर्टिकल 42 में मैटरनिटी लीव की बात होती है। तो ऐसे अगर डोज, वुमेन है वो प्रेगनेंट है उसे डोज दी जा रही है मेडिसिन की, डब्ल्यू से वुमेन याद रख लो। तो ये ट्रिक आपको 41 में भी काम आ जाएगी, 42 में भी। ठीक है? क्लियर है? आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस की, किसकी, लिविंग वेज की, मतलब इतना वेज मिलना चाहिए, इतनी दिहाड़ी होनी चाहिए ताकि वो अपना गुजारा कर पाए, खा पाए, खाना खा पाए 3 टाइम का, उतनी उसकी वेज होनी चाहिए वर्कर्स की। और प्रमोट करने, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करता है आर्टिकल 43। कॉटेज इंडस्ट्री होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होगी, जो घरों में लोग छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खोल के काम कर रहे हैं, उस तरह की उन चीज़ों को प्रमोट करता है। क्लियर है? आर्टिकल 43A, 43A दैट इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वर्कर्स को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उस पर उनको भी अपने व्यूज़ देने का मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 43A इसकी बात करता है। देखो मैंने आपको याद करने की थोड़ी अलग आसान सी ट्रिक बना दी है। एक तो मैंने बनाई डोज डब्ल्यू, यहाँ से आपको 41 और 42 याद हो ही जाएंगे। देखो मेन बात क्या है, राइट टू वर्क। ये सारी बातें जो है ना, सारे आर्टिकल जो है ना, 41, 42, 43, 43 है, ये वर्क की बात कर रहे हैं, नोटिस करना। 41 कहता है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क की बात कर रहा है। अगला आर्टिकल 42 वही कह रहा है जो ह्यूमन कंडीशन, जहाँ पे काम करना वहाँ पे कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? वहाँ पे कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि इतना खराब कंडीशन हो कि आपकी हेल्थ में इफेक्ट पड़े उसका। ठीक है? उसी की बात कर रहा है 41 वर्क की। अगली वर्क कंडीशंस की बात कर रहा है जहाँ पे काम करना है। फिर उसी में वर्क करोगे तो वेजेस लोगे, 43 लिविंग वेजेस की बात करता है। अब 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है, वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो काम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको भी बोलने का हक होना चाहिए। तो ये सब आर्टिकल रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में लिखे हैं, आर्टिकल 41, 42, 43, 43 है। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की। देखो हाई सेम है, 4 सेम। तो बात किसकी करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसकी बात करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा, क्योंकि 4 सेम, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। तो याद रखना गोवा, गोवा एक ओनली स्टेट है जिसमें यूसीसी लागू है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और दूसरी स्टेट बन गई उत्तराखंड। ये पहली स्टेट है जिसने यूसीसी बिल पास किया था। उत्तराखंड पहली स्टेट है जिसने यूसीसी बिल 2024 में पास किया था। अब यहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, तो आर्टिकल 44। क्लियर है? मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पूरे कंट्री में एक ही तरह के कानून होंगे। क्लियर है? उस तरह की बात करता है यूसीसी। आर्टिकल 45 की बात करते हैं। 45 मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, 21A याद करो लो ये। आर्टिकल 41, 45 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनमें जो आपकी 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज़ दैट इज 51A, आर्टिकल 51A, इनमें बात की जाती है एजुकेशन की। तो आर्टिकल 45 क्या बोलता है, ये कह रहा है जो अर्ली चाइल्डहुड है, मतलब 6 साल से कम बच्चा है, क्लियर है, उसकी चाइल्डहुड केयर, जो आपने आंगनबाड़ी सेंटर देखे होंगे, ये इसी आर्टिकल के तहत आते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड है, बच्चा जो 6 साल से कम है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसकी केयर, खाना वगैरह भी न्यूट्रिशन मिलता है उनको, ये आर्टिकल 45 में आता है। क्लियर है? अब बात करते हैं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 ये बात कर रहा है स्पेशली SC ST। देखो आप यार कैसे करोगे इसको, 46, 46, 46, तो 6 SI 6, तो S से आप यार को SC ST, देखो थोड़ी और सी ट्रिक है पर आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। 46, 6 से ST, तो ये बात करता है SC ST के, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। ये कहता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो हैं SC ST के, उनकी स्पेशल केयर की जाए। क्लियर है? 46 से ST और जो अदर वीकर सेक्शन है उनकी स्पेशल केयर की बात करता है आर्टिकल 46। क्लियर है? आर्टिकल 47
47, मैंने आपको पहले ही बोला था 7 आप कैसे याद रखोगे, 7 से हेवन, 7 से याद रखोगे हेवन। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तब भी मैंने 7 का यूज़ किया था। आर्टिकल 47, 7 से हेवन। तो आर्टिकल 7 और 47 किसकी बात कर रहा है, देखो हेवन, कोई इंसान स्वर्ग में कब महसूस करता है, कब महसूस करता है कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हेवन में हूँ, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, क्लियर है ना, जब उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, जब उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, जब उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो सोचता है कि मैं अब हेवन में हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। दैट इज आर्टिकल 47, क्लियर है। और ये बात करता है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब ड्रिंक्स को इन सब को बैन करने के लिए स्टेट को एडवाइस करता है, डायरेक्शन देता है, क्लियर है। तो आर्टिकल 47। अब आते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 देखो, 8 मेन बात कर रहा है स्लॉटरिंग ऑफ काउस, इसको प्रोहिबिट करना, क्लियर है। कॉज की स्लॉटर करने को, इसको प्रोहिबिट करने के लिए बोलता है आर्टिकल 48। और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, उसे मॉडर्नाइज करने की बात करता है। हमारा जो एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर वाला सिस्टम है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल्स को पालना वगैरह, रेयरिंग करनी उनकी, उनको मॉडर्नाइज वे से हम करें, उसके लिए प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो 46 से मैंने आपको करवाया SC ST, 6 SC ST, 7 हेवन से आपको याद करवाया, हेल्थ अच्छी होगी, स्वर्ग महसूस करोगे। 48 देखो, 48 4 8, 4 8, 48 याद ऐसे करते हो, 4 से चारा, गाय को चारा देते हैं ना, जो गाय होती है उसे चारा देते हो, 4 से चारा, चारा, चराहट, चरा 8 गायें हैं, 8 काउज हैं, 8 काउज हैं, उनको आप चारा दे रहे हो। 8 काउज को, ये काउ है, मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हैं ताकि आपको याद रहे, ये काउ है, इसे खा रही है, चारा खा रही है, घास खा रही है, चारा खा रही है। तो 48 बस आर्टिकल 48 अब आपको याद हो ही जाएगा, 4 8, 48, क्लियर है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 49 की। मैं देखो कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए, हम उनको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 36, 37, 38, 39, 39A, फिर हमने पढ़ा 40, फिर हमने पढ़ा 41, फिर पढ़ा 42, फिर 43, फिर 43A, फिर पढ़ा 44, फिर पढ़ा 45, 46, 47, 48, ये हमने आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। 36 में डिफाइन किया गया था स्टेट को, क्लियर है। पहला आर्टिकल था फंडामेंटल राइट्स में, जो आर्टिकल नंबर 12 था, पहला आर्टिकल था, उसमें भी स्टेट को डिफाइन किया गया था, इसमें भी किया गया। 36 याद हो गया। फिर 37 जो हमने ऑलरेडी बात पढ़ रखी थी, कि जो DPSP है वो जस्टिकेबल नहीं है, उनका वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मूव नहीं कर सकते। फिर हमने बात किया 38, 38, 39, 39A हमने एक साथ याद किए थे। फिर रखी थी वेलफेयर, वेलफेयर, क्लियर है, WE से वेलफेयर। 38 वेलफेयर की बात करता है। और बाकी लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड कंसंट्रेशन, राइट बैलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, 39 और 39A लीगल एड की बात करता है। फिर मैंने बात की थी 40 की, 4 मैंने कहा था चौराहा होता है, चौराहा होता है, गोल सा होता है चौराहा, ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे पंचायत बैठती है, लोग खड़े होते हैं तो पंचायती करते हैं। 41, 42, 43, 43 है, ये मैंने आपको एक साथ याद करवाए थे। मैंने ट्रिक दी थी डोस, W, ठीक है। तो आर्टिकल 41 में ही पूरे वर्ड आ जाते हैं, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज, सिक, एजुकेशन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, और W से राइट टू वर्क की बात करते हैं। और राइट टू वर्क से अब याद रखोगे सारे आर्टिकल्स बाकी वाले, यहाँ पे, यहाँ पे ये 3 आर्टिकल्स मैंने यहीं से आपको याद करवा दिए थे। लिविंग वेजेस की बात करता है, पार्टिसिपेशन वर्कर्स की बात करता है, 42 मैटरनिटी लीव की बात करता है, ये सारे। 44 सेम सेम दिख रहे हैं, 44 सेम सेम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 46 6 से SC ST मैंने आपको बोला था, उनकी बात करता है। 47 7 से हेवन बात करेगा, हेल्थ की बात करेगा। 48 चरहट, 4 8 स्लॉटिंग ऑफ काउ की बात करता है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, स्लॉटिंग ऑफ काउ, एनिमल्स उनके रिलेटेड बात कर रहा है, क्लियर है। अब आया आर्टिकल 49, 49, 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों की बात कर रहा है, इनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है ये आर्टिकल 49। आई होप कि आपको क्लियर होगा आर्टिकल 49 भी। अब आ रहा आर्टिकल 50, 50 ये बात करें सेपरेशन। देखो, क्रिकेटर जब हैंडर में आता है, उसका ऑफ क्या होता है, 50, तो ना 50,
आधा सेपरेट कर दिया, 100 को सेपरेट कर दिया, 100 को सेपरेट करोगे तो 50 आएगा, 50-50 आएगा, 50-50 बिस्किट भी आता है, ऐसे भी आ सकते हो। तो सेपरेशन की बात करता है आर्टिकल 50, बात करता है सेपरेशन की। किसकी सेपरेशन? जुडिशरी, देखो मैंने पिक्चर में ड्रा की है, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, उनकी सेपरेशन की बात करता है। क्लियर है? आर्टिकल 50 सेपरेशन की बात करके याद रखना, 50 सेपरेशन की। जब ऐसे भी आ सकते हो 50 और 51, ये दोनों लॉज की बात करते हैं। लॉज में जुडिशरी की बात करेंगे, ये जुडिशरी की बात करता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 बात करता है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उनकी बात करता है। आर्टिकल 59 बात कर रहा है कि हमें इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है पूरे वर्ल्ड के साथ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी है, जो हमने ट्रीटी साइन किया उनके साथ हमें उसको फॉलो करना है। ये उस चीज़ के लिए एडवाइस दे रहा है पॉलिसी मेकर्स को, आर्टिकल 50 और 51। क्लियर है? तो 49 बात करता है जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। 51 बात करता है जो इंटरनेशनल पीस, जो हमारे पूरे हमने वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल पीस 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 बना के रखनी है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है, उन चीज़ों की बात कर रहा है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। देखो, इसको आप एक दो बारी देखोगे ना, और एक बारी कॉपी भी लिख लोगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगी। क्लियर? स्टार्टिंग में एकदम से याद नहीं होती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करोगे, आपको बस हिंट चाहिए होती है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको मिलने ही मिलने हैं, ऐसा थोड़ी 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको हिंट चाहिए होती है, आपको याद हो ही जाएंगे। क्लियर है? तो अब आपको हिंट ही चाहिए होती है, अब आप बोलोगे नहीं मुझे पूरा का पूरा, वैसा नहीं होता भाई। एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब हम पागलों की तरह फालतू की बातें ऐसे क्रैम करने बैठ जाएंगे, वो नहीं होगा। हमें थोड़ी थोड़ी हिंट लेके ही एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं, स्मार्ट वर्क से एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।